नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पानीपत से, जहां ट्रेन की चपेट में आने से युवती की मौत। तो वही एयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी युवती। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे घर से नौकरी के लिए निकली थी युवती। तो वही अटल सेवा केंद्र पर प्राइवेट नौकरी कर रही थी, जहां संघ फ्लाईओवर के पास ये पूरा हादसा। वही मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी पानीपत से, जहां ट्रेन की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। तो आपको बता दें कि सुबह 9 बजे घर से नौकरी के लिए युवती निकली थी, जहां वो एयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। वही आपको बता दें कि युवती अटल सेवा केंद्र पर प्राइवेट नौकरी कर रही थी। और यह हादसा संघ फ्लाईओवर के पास हुआ है। अब हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ट्रेन की चपेट में आने से जहां युवती की मौत हो गई, आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पार करते हुए वो एयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, जिस वजह से ये हादसा हो गया। तो वहीं सुबह 9 बजे घर से नौकरी के लिए युवती निकली थी, जहां ये पूरा हादसा संघ फ्लाईओवर के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि युवती अटल सेवा केंद्र पर प्राइवेट नौकरी कर रही थी और सुबह घर से 9 बजे वो अपनी नौकरी पर जाने के लिए निकली थी, जिस दौरान रेलवे ट्रैक पार करते हुए ये पूरा हादसा हुआ। एयरफोन लगाकर युवती रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, जिस दौरान वो ट्रेन की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। तो वही पूरा मामला असंध फ्लाईओवर के पास का है, जहां अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला पानीपत का, जहां ट्रेन की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। वही एयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार करने से हादसा हुआ, जहां सुबह 9 बजे युवती नौकरी के लिए निकली थी। तो वहीं असंध फ्लाईओवर के पास यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मृतका अटल सेवा केंद्र पर प्राइवेट नौकरी करती थी। वहीं मदन लाल जलालपुर 2 बार से लगातार विधायक रह चुके हैं और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दी है। हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत बावा ने मदन लाल से खास बातचीत की। इस दौरान मदन लाल ने कहा कि एक बार फिर लोग हमें भारी मतों से जिताएंगे, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में एक चीज कहा जाता है कि राजनीति का रंग भी बहुत अजीब होता है। जो सबसे ज्यादा करीब होता है आखिर वही दूर होता है, और ऐसा ही आज हम आन पहुंचे हैं एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर मौजूदा विधायक 2 बार विधायक बने हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खनौर विधानसभा की, जो कि पंजाब में है, और मेरे साथ है मदन लाल जलालपुर साहब। नमस्कार आपका। ऐसा क्या कारण है कि राजनीति में वही नेता दूर होता है जो सबसे ज्यादा करीब होता है? आप महारानी के बहुत करीब थे, आप कैप्टन अमरिंदर के बहुत करीब थे, क्या बना, ऐसा क्या कारण? महारानी प्रीत कौर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेडी है जिसमें सारे गुण हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत अच्छे नेता थे, पर जो आला द्वाला होता है, उनका साथी होते हैं साथ के, उन्होंने उनको गलत रास्ते पे चलाकर लोकसभा के बाद लोकसभा तक महारानी साहब बहुत अच्छे तरीके से काम किया, हर वर्ग की सुनी। बाद में कुछ ऐसे लोगों ने आले दाले से घेर लिया, हमारे लोगों की पहुंच भी वहां तक पीछे हट गई। आम लोग क्या चाहते थे, एमएलए को भी मिलने का समय नहीं मिलता था। जो सबसे नेड़े थे वो सबसे दूर कर दिए। जो अफसर लोग थे, जैसे एसएसपी हो गए, डीसी हो गए, वो हमारी जो कहते हैं हमारे, वो कहते आपके एमएलए माड़े हैं, आपके एमएलए चोर हैं, आपके एमएलए लुटेरे हैं, इससे दूर रखो इनको। क्यों? वो आप लुटेरे थे, लूट लूट के पैसे पैलेस में पचाते थे, इनके पीए के साथ उनका हिस्सा पत्ती होता था। बदनाम कौन हुए? महारानी साहब, महाराज साहब।
मुख्यमंत्री थे आपके पूर्व, जिसे मिला नहीं जाता था, आपने आरोप लगाया कि एमएलए भी मिल नहीं पाते थे। और एक मुख्यमंत्री, मुझे गाना याद आ रहा है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने तब वो मदन लाल जलालपुर के पास आए, और आज मुख्यमंत्री भी बने तब भी जलालपुर साहब के पास आए। तो चरणजीत सिंह चन्नी, क्या लगता है आपको, एक तरह से कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार, नैया पार करा पाएंगे? इससे अच्छा आज तक ना नेता मिला, ना मिलेगा, मेरी जिंदगी में तो मिलेगा नहीं। इस छोटा भाई है मेरा, मैं उसको अपना कभी मुख्यमंत्री माना ही नहीं, मैं अपना भाई माना है। जो प्यार करता है, इतना प्यार देता है, इतना प्यार लेता है, कोई भी इंसान नहीं ले सकता। मैं उसका पूरा फैन हूँ। जब मुख्यमंत्री बना था तब भी, अभी भी जब वो बना है, सबसे पहले मैं भंगड़े पाए ढोल बजा के भी मेरे भाई को चेहरा बनाया है। मैं उसका पूरा फैन हूँ और मेरे को पूरी उम्मीद है भी जो गरीबी दलदल में फंस चुके हैं गरीब लोग, इनकी बेड़ी बनने लाने के लिए ये सबसे अच्छा चेहरा है गरीबों के लिए। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो मदन लाल जलालपुर मंत्री होंगे? मैं सुपर सीएम होऊंगा, सीएम मेरा भाई होगा छोटा, मैं सुपर सीएम होऊंगा। जिसका भाई सीएम हो उसको मंत्री की क्या लोड़ है। चलते चलते मतदाताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा भाई, काम के देकर वोट पालना, जो काम करेगा उसको वोट दो, जो आपको अच्छा लगता है। दबा हिठा के किसी को वोट नहीं देना, किसी के बकड़ावे में आके वोट ना देना। जो लीडर आपको अच्छा लगता है, जो आपका काम कर सकता है, जो आपके कोई काम आ सकता है, उसको वोट दो, ऐसे किसी को वोट मत दो। अब आपने देखा कि किस प्रकार से मदन लाल जलालपुर का कहना है कि काम को देख करके मत जरूर कीजिएगा, और यही उनका कहना है और यही ताल ठोक रहे हैं। और एक लिस्ट भी लेकर के चले हैं कि 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो यहां विधानसभा घनौर में उनके द्वारा करवाए गए, और महज 300 करोड़ वो भी आचार संहिता लगने के बाद हो नहीं पाए। अब क्या ये सभी विकास कार्य मत में तब्दील हो पाएंगे? इस पर नजर हमारी बनी रहेगी और बहुत जल्द एक बार फिर मदन लाल जलालपुर से मुलाकात होगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय किसान यूनियन ने फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन स्थगित करने उपरांत सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चे के साथ जो वायदा किया था उस पर सरकार खरी नहीं उतरी है, जिसके विरोध में किसानों ने फिर से आंदोलन करने का मूड बनाया है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता देश भर में किसान महापंचायतों का आयोजन कर किसानों को आंदोलन के लिए तैयार रहने के लिए आगाह कर रहे हैं। कलायत में आज एक किसान विशाल महापंचायत का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के बहुत बड़े किसान नेता और आदरणीय राकेश टिकैत जी, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, एक किसान विशाल महापंचायत को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि दोबारा विधानसभा चुनाव के बाद किसान आंदोलन के लिए भी तैयार रहे। वो पूरे देश में जनसभाएं कर रहे हैं। मुद्दे ये रहेगा, सरकार ने जो 9 दिसंबर से संयुक्त किसान मोर्चे के साथ एक वायदा किया था, उसमें वायदा खिलाफी उन्होंने की है, और ना संसद में कोई एमएसपी का रेट और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दे, 3 काले कानून के बारे में कोई संसद में आवाज नहीं उठाई, कोई संसद में बात नहीं करी। तो उसी के खिलाफ आदरणीय राकेश टिकैत जी ने कहा भी चुनाव के बाद दोबारा आंदोलन के लिए किसान तैयार रहे और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। देश में कोरोना के कहर पर लगाम लगती दिखाई दे रही है। हर रोज कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, जिसके चलते देश में एक दिन में कोरोना के 50,407 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 804 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है और 1,36,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। और अगर कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की बात करें तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.37% के पार पहुंच गया है। वहीं देश में फिलहाल 6 लाख से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव हैं। तो अब देश में भी कोरोना से राहत देखने को मिल रही है, जहां बीते 24 घंटे में 50,407 नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.37% के पार पहुंच गया है। वहीं फिलहाल देश में 6 लाख से ज्यादा कोरोना के केस इस वक्त एक्टिव हैं और बीते 24 घंटे में जहां 804 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई, तो वहीं 1,36,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं।
वहीं हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में 1185 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 2000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी और 10 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। वहीं बता दें कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.20% के पार पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में 319 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 130, हिसार में 69, यमुनानगर में 98 और पंचकुला में 56 कोरोना के केस मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 43, करनाल में 14, पानीपत में 18 और अंबाला में 42 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं। तो अब हरियाणा में भी कोरोना से राहत देखने को मिल रही है। धीरे धीरे प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है, जिसके चलते बीते 24 घंटे में 1185 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 2000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 98.20 के पार पहुंच गया है। वहीं बीते 24 घंटे में 10 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं अगर बात करें जिलों की, तो गुरुग्राम में 319 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 130, हिसार में 69, यमुनानगर में 98 और पंचकुला में 56 कोरोना के केस मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 43, करनाल में 14, पानीपत में 18 और अंबाला में 42 मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर हरियाणा पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। जैसे जैसे चुनाव का समय पास आ रहा है, वैसे ही अब वाहनों को रोक कर उनको चेक किया जा रहा है। आने जाने वाले वाहनों को चेक करते हुए, ताकि चुनाव से पहले शराब और नकदी के होने वाले इस्तेमाल को भी रोका जा सके। इसके अलावा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके, साथ ही पुलिस ने यमुनानगर जिले में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर 14 विशेष नाके भी लगाए हैं। तो विधानसभा 2022 चुनाव का आगाज हो चुका है, जहां 10 फरवरी को पहले चरण के चुनाव हुए, तो वहीं 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर अब हरियाणा पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। जैसे जैसे चुनाव का समय पास आ रहा है, हर आने जाने वाले वाहन को चेक किया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारियों ने विभिन्न कर्मचारी यूनियन की बैठक की। इसकी अध्यक्षता प्रधान रवि कुमार ने की है। वहीं इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि राज्य कमेटी में 4 अलग टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि सभी यूनियन की मांग कर्मचारी हित के लिए है। तो हर डिपो का दौरा कर 21 फरवरी को रोहतक में आयोजित होने वाले सम्मेलन में सभी कर्मचारियों को एकजुट करेगी। साथ ही कहा कि सम्मेलन में रूपरेखा तैयार करते हुए एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। वहीं मौके पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो 21 तारीख को निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधा को लेकर सरकार खुद जिम्मेदार होगी। पिछले 22 नवंबर 2021 को माननीय परिवहन मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में कोई भी निर्णय न लिया गया। उससे बार पहले भी 2-3 बार मीटिंग बुलाई गई है। मांग मान ली जाती है, उनको लागू नहीं किया जाता। ये महकमे को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है। बसें खरीद नहीं रही सरकार। बार में कह रहे हैं कि 809 बसें खरीद ली हैं, 150 खरीद ली हैं, 3000 खरीद ली। आज तक इस सरकार ने 7 साल हो गए बेड़े में, अब तक 809 बसों की घोषणा की है। जबकि कांग्रेस सरकार आने के बाद ये सत्ता में आई, ये सरकार 4500 बसों का बेड़ा था। आज घट करके 2800 बसों का हमारा बेड़ा रह गया, और उसमें ऑन रूट 2300-2400 बसें हमारी चल रही हैं। 29 जनवरी को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी की जो रोडवेज में तमाम यूनियन है, वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हुई हिसार के अंदर। और वहाँ से जो रोडवेज की निजीकरण की बात है ना, जहाँ तक सरकार निजीकरण कर रही है और एबीसी कैटेगरी के तहत ये जो 2016-17 की जो प्राइवेट स्टेज कैरिज की पॉलिसी है उसको लागू कर रही है। जो बाहर बसें जाती थी रोडवेज की, वहाँ पर 20% प्राइवेट जाएंगी। जो अंतर जिला चलती थी वहाँ 50% प्राइवेट जाएंगी, 50% रोडवेज की जाएंगी। और ग्रामीण अंचल में वहाँ 80% रोडवेज जाएंगी, 20% प्राइवेट। इसके तहत हमारे जो रोडवेज में तमाम यूनियन एक प्लेटफार्म पे आई। और अब हम पूरे प्रदेश में 4 जीप जत्थों के इधर पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का अपना फीडबैक ले रहे हैं। और 21 फरवरी को पूरे प्रदेश का हम दौरा करके रोहतक के अंदर मीटिंग करेंगे और निजीकरण के खिलाफ हम बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। मतभेद तो होते हैं,
और कई जगह मनभेद। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चले रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां गुरुवार रात गुरुग्राम उस वक्त पूरी तरह से दहल गया जब सेक्टर 109 में बने चिंटल पैराडीसो की 6ठी मंजिल का लेंटर टूट गया और 6 मंजिलों की लेंटर एक के बाद एक कर गिर गए, जिसके कारण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद प्रशासन के भी कान खड़े हो गए। देखिए रिपोर्ट। के लिए मुझे पकड़ लिया था कि हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। मजदूरों का काल बनी छत, मलबे के नीचे दबी कई जिंदगियां, चिंटल पैराडीसो में दर्दनाक हादसा। मुझे पकड़ लिया था कि गुरुग्राम की बिल्डिंग बनी कब्रगाह। गुरुवार को गुरुग्राम की देर शाम इलाका सेक्टर 109, वक्त करीब रात के 8:30 बजे। तभी अचानक एक आवाज आई निर्माणाधीन चिंटल पैराडीसो से, जहां डी टावर में 6ठी मंजिल का लेंटर गिर गया। लेंटर का भार इतना था कि ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स के लेंटर भी एक के ऊपर एक गिर गए। अचानक हुए इस हादसे से पूरा इलाका सहम गया। मुझे पकड़ लिया था कि हादसा भयावह और दर्दनाक तो था ही, साथ ही इस दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी। आनंद फानन में मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक 7वीं मंजिल पर रिनोवेशन का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक 6ठी मंजिल का लेंटर टूटकर गिर गया और देखते ही देखते भीषण दर्दनाक हादसे से हर तरफ चीख पुकार मच गई। फर्स्ट फ्लोर तक ड्राइंग रूम के सारे लिंटर एक साथ गिर गए और उसमें जो भी बैठे थे वो 3-4 लोग हैं, फंसे हुए हैं। मजदूर हैं या रहने वाले रेजिडेंट है और सब अच्छी फैमिलीज हैं। लेकिन उनके आने से या कुछ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। हम लोग मौत नहीं होती है। 2017 से इस बात को रो रहे हैं। पुलिस बोलती है कि कोई मरा थोड़ी है, मार दिया लोगों को, मार दिया। हादसा हुआ, मौतें हुई, मजदूर घायल हुए और आनंद फानन में हादसे की जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिलाधीश विश्राम कुमार मीना को सौंपी गई। सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो फ्लोर्स हैं वो सेफ है। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिंटल पैराडीसो की बिल्डिंग में हुए हादसे ने पूरे प्रदेश के साथ साथ देश को भी झकझोर दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी हादसे पर दुख जताया और ट्वीट कर लिखा कि चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट में
निर्माणाधीन छत गिरने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। सीएम ने आगे लिखा कि मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की वो प्रार्थना करते हैं। साथ ही सीएम ने हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए संवेदना भी जताई। चिंटल पैराडीसो की बिल्डिंग साल 2012 में बनकर तैयार हुई थी और 7वें फ्लोर पर रिनोवेशन का काम किया जा रहा था, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, बड़ा सवाल यही है। आखिर इस दर्दनाक हादसे में हुई मौतों और घायलों का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर कब छठी मंजिल की छत गिराने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 16-17 घंटे का चला है और 16-17 के जो घंटे के जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद किस तरीके से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। हालांकि 2 लोगों को जो है जिंदा यहां से निकाल लिया गया है और फिलहाल एक जो महिला है उसका शव जो है कल रात को ही प्राप्त कर लिया गया था और एक महिला का शव जो है फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है वो निकालने में जुटी हुई है और साथ ही जो मजदूरों की बात हो रही थी, जो कार्य कर रहे थे, उनकी भी जानकारी लेने में फिलहाल सभी लोग लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ हर खबर, गुरुग्राम। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।